हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की नई सीरीज में, जो कि है हमारी स्टेनो स्पेशल। आपने देख लिया होगा कि मैं आपको लास्ट की सारी क्लासेस में ये मैं बता ही रहा था बार बार कि अब हमें जो हमारे अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं स्टेनोग्राफर के, हम उनके सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आपको सबसे पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, पहले हमारा जो पेपर हुआ था उसके जो 100 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आए थे, आज की क्लास में हम उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप ये देखना कि क्या मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी तक इन 70 क्लासेस में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, क्योंकि आज से आपका 71th डे स्टार्ट हो गया। और आप देखिएगा हमने यहाँ पर कितने सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े हैं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट काम आते हैं। अगर आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ 100 क्लासेस अगर आप अच्छे से देख लो तो एग्जाम में आपको एग्जैक्ट पढ़ा हुआ भी मिल जाएगा। हालांकि बहुत कम होता है ऐसा कि टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जैक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, चलो एक एक करके जरा शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ के साथ आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस वन में। आई थिंक ये जो हमारा पहला जो टेस्ट है वो हमारा 10 तारीख का या 11 तारीख का, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन है सबसे लास्ट का शिफ्ट जो 4:30 बजे का शिफ्ट होता है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या बोल रहा था इसमें। पहले तो क्वेश्चन कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड in the given sentence which the most appropriate synonym of the synonym from the options listed below। तो synonym का मतलब हो गया हमें फिर से यहाँ पर एक सिमिलर वर्ड बताना है बच्चों। अब सिमिलर वर्ड का मतलब हो गया कि जो वर्ड पे अंडरलाइन होगा उस वर्ड का सेंस हमें समझना पड़ेगा। और देखो, जब कभी भी सिनोनियम या एंटोनियम कोई स्टेटमेंट में आता है ना, तो वो थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे वर्ड से उसका मीनिंग जज कर लेते हैं। आप जरा पढ़ के देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मोरालिटी इन कंटेक्चुअल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, देयर इज इट इज देयर therefore it is foolish to believe that one's moral judgment would be perfect and immaculate। यानी कि आप पढ़ो, यहां पर परफेक्ट बोल रहा है तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है नेगेटिव बात कर रहा है? पॉजिटिव। और यानी कि इमैकुलेट भी कैसा वर्ड का सेंस दे रहा होगा? पॉजिटिव का दे रहा होगा। आप चाहते तो ऑप्शन देखकर ना आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से इसका आंसर बता पाते। कैसे? जो टर्निश्ड होता है उसको बोलते हैं बर्बाद कर देना, किसी की रेपुटेशन, किसी की छवि, किसी की इमेज को खराब करना, यानी कि कैसा सेंस देता है? नेगेटिव। उसके बाद पढ़ो, इनडेलिकेट क्या होता है? अनवॉश्ड कपड़ों के लिए बोला जाता है इस वर्ड को, यानी कि ये भी कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव, है ना। रूड के भी सेंस में होता है, और ये भी वर्ड इसी का ही सिनोनियम होता है, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव हो गया। तो आप पढ़ो, हमारे पास 3 वर्ड नेगेटिव के सेंस है, बट जो इम्पैकेबल होता है, इम्पैकेबल होता है सटीक, बिल्कुल सही, यानी कि विदाउट एनी मिस्टेक। क्या होता है भाई? विदाउट एनी मिस्टेक का जो सेंस देता है वो हमारे पास कौन देता है भाई? इम्पैकेबल, जिसको हम लोग फ्लॉलेस भी बोलते हैं, स्पॉटलेस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं भाई? स्पॉटलेस। ठीक है ना, फॉल्टलेस भी उसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा ना कोई भी वर्ड, तो आप उसको पूरा पढ़ के उसका मीनिंग बनाने की कोशिश करना, आंसर जो है वो बहुत आराम से आपके पास आ जाएगा। एक सेकंड रुकना भाई, चलो जब तक नेक्स्ट का आंसर दीजिए भाई। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। यार मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी बार पढ़ा लिया, और मैंने आपको इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब आपको, आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको देखते इसका आंसर पता होना चाहिए। लिखा हुआ है द रिपोर्टर रिपोर्टेड द यूएस प्रेसिडेंट इज अराइविंग टू इंडिया दिस वीक। कितने सारे वर्ड से आप इसको जज कर सकते हो? ये लिखा हुआ है इज अराइविंग, प्रेजेंट टेंस है सर, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट का आंसर किस में दिया जाता है? वॉज में। तो आप पढ़िए, इसमें वॉज अराइविंग है, इसमें वॉज अराइविंग में, इसमें इज अराइविंग है, गलत हो गया, और इसमें भी इज अराइविंग है, गलत हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? दिस, हमें सबको पता है दिस का आंसर क्या होता है भाई? दैट। सो ए इज द राइट ऑप्शन।
क्या बन जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। यानी कि आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें आपको एरर पढ़ना है, बताना है कहाँ है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि शो मी फाइल विच हैज बीन गिवन टू यू बाय द लॉयर। आप पढ़ना जरा यहाँ क्या लिखा था, विच। हम सबको पता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था। इसके पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, फाइल। ये यहाँ पर नॉन है या अननोन है, तो आप क्या बताओगे सर, ये यहाँ पर नॉन है। तो नॉन के साथ हमें आर्टिकल कौन सा लगाना चाहिए था भाई, द। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था द फाइल। क्या होना चाहिए था भाई, द फाइल। सो आप पढ़ो ऑप्शंस में। अब एक बात और ध्यान रखना, पता चले इसको ए को क्लिक करके आ जाओ, ढंग से पढ़ो। वन के सामने बी लिखा हुआ है तो पता चले बी को क्लिक कर दो आप लोग। आपको ए पोर्शन में एरर है तो ए लिखा हुआ है ये, तो यानी कि सेकंड इज द राइट ऑप्शन। समझ गए ना? ये बड़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, जल्दी जल्दी में करके आ जाएंगे, फिर बाद में आके बोलेंगे सर हमने तो ये बात ध्यान ही नहीं दी। तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया करो। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। यार आपके पास एक्टिव फॉर्म के भी मैंने कितनी बार क्वेश्चन पढ़ाए थे। कैसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वॉज ईटन। सर जब भी वॉज और वर के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये तभी बनाया गया होगा जब क्वेश्चन वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा। पढ़िए यहाँ पर इज ईटिंग है गलत है, वॉज ईटिंग है गलत है, हैड ईटन है गलत है, और एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बिल्कुल ना देरी करते हुए अगला सेंटेंस, सेलेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हम लोग PQRS भी बोलते हैं और ABCD भी बोलते हैं। आगे पीछे करके सेंटेंस लिखा हुआ है। तरीका क्या बताया था मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या सेंस बनेगा। लिखा हुआ है दे डू टेस्ट द taste kind of funny, I have done so all my life but it keeps them on the knife, I always eat peas with honey। यानी कि आप पढ़ो I always eat peas with honey वाला सेंस सबसे पहले है, और पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि इसके बाद यही वाली लाइन है कि आई हैव डन सो ऑल माई लाइफ, यानी कि ये चीज मैं हमेशा से करती आ रही हूं। तो आप नोटिस करिए डी के बगल में आपको बी मिलेगा। फर्स्ट में डी के बगल में बी नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, ऐसे ही पता चल गया करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? चारों की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, दो कर लो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। देखो जब भी आपको बच्चों ऐसे एक स्टेटमेंट दे रखी हो और उसके चारों सेंटेंस पूरे दे रखे हो तो आप साथ के साथ चारों में से चारों वर्ड पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे ये सेम कलर हो जाएगा इसलिए मैं अलग से लिखता हूं। देखिएगा यहां से शुरू करो यहाँ पे। ठीक है, देखो आप नोटिस करो सब में क्या है, द यूथ द यूथ द यूथ है ना, मस्ट मस्ट मस्ट, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, द एल्डरली द एल्डरली एल्डरली एल्डरली। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रिच द रिच द रिच और द रिच। आप नोटिस करो द यूथ यहां पर एक सब्जेक्ट था। कैसे था? क्योंकि जब भी हम यहां पर द यूथ बोल रहे हैं तो एक कम्युनिटी की पूरी बात कर रहे हैं। ऐसे यहां पर द रिच की बात करेंगे तो एक कम्युनिटी की बात हो रही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया है यहां पर गलत, क्योंकि पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। अब आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, मस्ट मस्ट मस्ट, हेल्प द नीडी हेल्प द नीडी हेल्प द नीडी, बिल्कुल सही है। एंड पावरफुल, अब देखो फिर से यहां पर पावरफुल है, द पावरफुल है, द पावरफुल है, तो आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि सेंटेंस में सेंस फिर से कम्युनिटी की बात कर रहा है। अब इसमें और इसमें मस्ट मस्ट, उसके बाद हेल्प हेल्प हेल्प, फिर उसके बाद द वीक, इसमें वीक। अब फिर से पढ़िए, इसमें वीक लिखा हुआ है गलत है, एक ही ऑप्शन बच गया द वीक, यानी कि द यूथ यहां पर है, द रिच है, द पावरफुल है, उसके बाद द वीक है ना, उसके बाद हमारे पास और कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। थोड़ा ध्यान रखा करो, द ऑनेस्ट द ब्रेव, ठीक है, उसके बाद हमारा द पुअर द रिच, ये सारे वैसे प्लूरल वर्ड होते हैं, पूरी कम्युनिटी को इकट्ठे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। आपके पास पैसिव फॉर्म बनाना है, पढ़ना क्या लिखा हुआ, डिड। आप नोटिस करो दो क्वेश्चन आ गए हैं और दोनों V2 में आए हैं, आए कि नहीं आए? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं ना, मेरी बातों को सुना करो कि जब भी आपके पास वॉइस का क्वेश्चन आता है
तो वॉइस में V2 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ना भरोसा हो तो प्लेलिस्ट में बैक जाके करके चेक कर लो, अगर जब भी मैंने आपको वॉइस पढ़ाया हो देखना उसमें V2 के क्वेश्चंस कितने सारे मिलेंगे, है ना। तो V2 का आंसर किस में आता है सर, अभी आपने थोड़ी देर में बताया था, पहले वॉज और वर में आता है। अब वॉज और वर ए में नहीं है, वॉज और वर इसमें नहीं है, वॉज इसमें है और इसमें भी नहीं है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, खत्म, पूरी बात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखते हैं क्या बोल रहा है कि वी शुड हेल्प ईच अदर टू मेक अ सोसाइटी दैट विल बी नॉट कंसर्न्ड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजियस डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होता है जब आप कोई एक चीज को फॉलो करते हो या बिलीव करते हो, अ सेट ऑफ बिलीफ, है ना। पढ़ोगे अ सेकुलर सोसाइटी, हार्मोनियस सोसाइटी, ह्यूमैनिस्ट सोसाइटी और प्रीजुडिस सोसाइटी। पढ़ के देखना क्या बोलना चाह रहा है कि हमें सबको मिलके एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें आप एक दूसरों के धर्म यानी कि एक दूसरे के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझोगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने वाला पर्सन जो है वो दूसरे रिलीजन का है, तो जो दूसरे रिलीजन का है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक तरह की सेकुलर सोसाइटी होती है। हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष देश होता है, जो ये कहते हैं कि हिंदू देश है या मुस्लिम देश है या सिख देश है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इतिहास गवाह है आज तक जितने भी देश रिलीजन के ऊपर जब भी अलग हुए हैं वो हमेशा बर्बाद हुए हैं। हमारे पड़ोसी को भी देख लेना, ठीक है। हार्मोनियस का सेंस हमेशा पीस में आता है ना, पीस में आता है और फ्रेंडली में आता है। तो पीस और फ्रेंडली तो ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो हमें यहां पर रिलीजन के लिए आंसर देना था, है ना। ह्यूमैनिस्ट ह्यूमैनिटी होगा, प्रीजुडिस बायसनेस के लिए बोलते हैं जिसमें भेदभाव किया जाता है बॉय में और गर्ल में, अमीर में और गरीब में, तो इसलिए फोर्थ आंसर भी नहीं होगा। चलो अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इडियम है ना, हाँ, कि टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि मरे हुए घोड़े पर कोड़े मारना, यानी कि जब वो मरी गया है तो क्या कर रहे हो, यानी कि अपना टाइम जो है और अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट करना। पढ़ो, है ना, कि टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कोज। लिख लेना, मरे हुए घोड़े पर कोड़े मारना, इस टाइप का सेंस देता है सेकंड, ठीक है। अगला, आई एम नॉट फीलिंग, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई एक बार। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। पढ़ो, लिखा हुआ है सेड मैरी, है ना। वैसे मैरी से याद आया, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये कल प्रोवाइड होगी और कल के दिन क्रिसमस का अगला डे होगा, बट जब भी मिले, ठीक है ना, तब भी जब भी मिले तब भी आप समझ जाना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास V2, आप पढ़ो, यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेज। तो आप पढ़िए, सेज नहीं होगा, इन दो में से एक आंसर है। एम नॉट लिखा हुआ है प्रेजेंट, प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट का आंसर पास्ट होता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड or word to fill in the blanks. A true friend always dash, but a selfish friend tries to mislead. Mislead क्या होता है कि किसी को मिसगाइड करना, किसी को भ्रम में रखना, या किसी को भी आप लोग अपनी बातों में बना के रखना। इसका अपोजिट पूछा है तो पहला ही पता चल रहा होगा, क्या लिखा हो भाई, गाइड। मिसलीड का है ना, क्या हो जाएगा, गाइड। और डिल्यूजन भी आपने सुना होगा, डिल्यूड भी हमारा इसी के सेंस में होता है ना। और जो भी हमारे पास देखो, अगर हम इसके अपोजिट के एक सेंस देंगे, मिसगाइड का भी सेंस हो गया और अनडिसीव हो गया। कौन सा वर्ड हो गया? अनडिसीव भी इसका एंटोनियम बन सकता है, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस है, दो द स्पीकर यूज फ्लावरी एक्सप्रेशंस टू कन्विंस द ऑडियंस दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड आउट हिज अल्टेरियर इंटेंशन। अल्टेरियर इंटेंशन होता है हिडन रीजन।
क्या सेंस होता है भाई? हिडन रीजन, जब कोई बिल्कुल छिपी हुई बात के लिए बोला जाता है। और आप पढ़ो, इसके लिए बोल रहे हो नॉट टू judge a book by its cover, to cast pearls under someone's thumbs, to read between the lines। यही होता है ना, to read between the lines का मतलब होता है कि छिपा हुआ अर्थ समझ में आ जाना, है ना। तो इसीलिए सेंस होगा अल्टेरियर इंटेंशन को बोला जाता है to read between the lines। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर रखा हुआ है कि रवि ऑलवेज बोस्ट एट हिज अचीवमेंट्स, है ना। तो आप पढ़ो, यहां पर जो बूस्ट वर्ड लिखा हुआ था, इसने अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सी ली? ऑफ। थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, थोड़े दिन पहले क्या आर्टिकल में ही पढ़ाया था कि बूस्ट के साथ ऑफ लगा लो। मतलब उसमें ना गलती तो आर्टिकल थी, लेकिन वहां प्रीपोजिशन आई हुई थी ऑफ। तो मैंने कहा था कि बूस्ट के साथ ऑफ लगा लेना। चेक कर लेना, आर्टिकल की जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें 16th क्वेश्चन होगा पक्का, ठीक है, देख लेना बेशक जाके। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, है ना, ऑफ प्रीपोजिशन। अगला देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना। ये तो सभी याद कर लो, बात का बतंगड़, हर फैमिली के लिए एक अच्छा वर्ड। अननेसेसरी, यही होगा ना, हाँ, अननेसेसरी एंगर और वरी, है ना। बात का बतंगड़ को बोला जाता है अ स्टॉर्म इन अ कप टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 15 सेंटेंस कि सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। फिर से आपके पास जम्बल्ड ऑर्डर में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे पीछे करके सेंटेंस दे रखा है। आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ के इसका आंसर दूंगा। ऐसे ही पता चल रहा है डी से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। इंडियाज रियल स्टेट बिजनेस इज, या तो मेकिंग द इंडियन एलिवेटर इंडस्ट्री द सेकेंड हाईएस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ये तो बाद में होगी। बूमिंग विथ प्राइवेट डेवलपर, यही हो जाएगा। डी के बगल में आपको ए लगाना है। डी के बगल में ए इसमें है, डी के बगल में ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक बार जरा फिर भी चेक करते हैं। डी के बगल में ए है, ए के बगल में बी है। developers and it is changing the landscape of the urban and semi-urban habitat making the, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस का मीनिंग भी पढ़ के आपको पता चल जाएगा, है ना। सो ऐसे पढ़ना था, इज है, इज का सेंस या तो मेकिंग में बनता है इसके आगे, या तो बूमिंग में बनता। मेकिंग वाली बात तो बाद में यूज होगी, तो इसीलिए डी के बगल में क्या लगाना था? ए लगाना था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ओनली मिस्टर, इसमें क्या है? अंडरलाइन है। अच्छा, एंटोनियम है बच्चों, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओनली मिस्टर सेन्स इमोशंस वर जेन्युइन व्हाइल अदर शोड डैश सैडनेस एट ग्रैंड मदर्स डेथ। आप पढ़िए, जेन्युइन का अपोजिट बनाना है। एग्जैक्ट पूछता तो ऑथेंटिक बताते, अपोजिट पूछ रहा है तो फेक बताएंगे, है ना। अपोजिट पूछ रहा है तो क्या बताते भाई? फेक। और प्रिसाइज का तो सेंस होता ही नहीं है, सटीक के सेंस में होता ही है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में भी हमारे पास PQRS ये बच्चों पढ़ के एक बार देखो क्या बनेगा। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स। यही हो गया, बी के बगल में ए। पूरा पढ़ के देख लो, बी के बगल में ए, बी के बगल में ए ये है, बी के बगल में ए ये नहीं है, बी के बगल में ए ये भी नहीं है, बी के बगल में ए ये भी नहीं है। टी से शुरू है। एवरीवन हैज द इनहेरेंट राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कर्टेसी एट ऑल टाइम्स थ्रू अ, बिल्कुल सही है, डी के बगल में सी आएगा, है ना भाई। पढ़ के देख लो, सेंटेंस का सेंस आएगा। इसी स्टेटमेंट के बाद आपको ये लाइन लिखनी होगी। ठीक है, सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार आप इसका सिनोनिम बताइएगा। सिनोनियम बताना है आपको प्रीरोगेटिव का। प्रीरोगेटिव क्यों होता है भाई? जैसे आपको जब लिबर्टी मिल जाती है उसको बोला जाता है ना। जब आपको लिबर्टी मिल जाती है या फिर आपको जब एडवांटेज मिल जाता है, उसके सेंस में बोला जाता है ना। तो आप पढ़ो, सेकेंड ही ऑप्शन पढ़ के पता चल रहा होगा, प्रिविलेज, है ना। प्रिविलेज क्या होता है? सौभाग्य, लिबर्टी, है ना। और प्री डिस्पोजिशन होता है सफरिंग फ्रॉम एनी
डिजीज इसके सेंस में होता है, बायसनेस भी पता है आपको, सेटिस्फेक्शन भी पता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। और बच्चों प्रिविलेज की स्पेलिंग भी एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, वी के बाद आई फिर डी जी ई लगा देते हैं, ये स्पेलिंग लिख देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। डी नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़िए और आंसर दीजिए। बोल रहा है 4 सेगमेंट, डॉक्टर परामहस्मा, अच्छा साउथ के होंगे पक्का, हाँ आईटी मद्रास लिखा हुआ है बिल्कुल। हैज बिन वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन आईआईटी मद्रास फॉर 5 years। क्या गलती होगी भाई इसमें, डॉक्टर परामहस्मा हैज बिन वर्किंग एज एन, अच्छा आप पढ़ो, ये यहां पर नॉन की बात हो रही है, अननॉन की बात हो रही है भाई, तो नॉन की बात हो रही है ना, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। आर्टिकल की मिस्टेक है हमारे पास, आर्टिकल द यूज होना चाहिए था यहाँ पर। कौन सा यूज होना चाहिए था, आर्टिकल द यूज होना चाहिए था, ठीक है। हैज बिन वर्किंग एज द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन आईआईटी मद्रास फॉर 5 years, बिल्कुल सही है। किस पोर्शन में गलती है, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़े क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बता लो क्या बना हुआ है, हैड बिन कट से भी पता चल जाएगा, हिज फिंगर हैड बिन कट बाय अ शार्प नाइफ। तो आप सभी को पता है हैड प्लस में बीन प्लस में V3 ये तभी बनाया गया होगा जब इसका क्वेश्चन हैड प्लस में V3 में होगा। तो हैड प्लस में V3 पहले में नहीं है, दूसरे में बीन है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। वॉइस नरेशन तो अब आप कर ही लेते होगे। अगला पढ़ो कि select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. What are their reasons for refusing the offer? तो भाई ये तो ऐसे ही पता चल गया, देयर ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये वाला देयर होना था, उनके रीजन है ना। तो पढ़ो, पहले में देयर है गलत, इसमें सही है, लेकिन इसमें इज आ गया गलत क्योंकि रीजंस प्लूरल है, इसमें भी इज आ गया गलत, 4 सही है, आर देयर रीजंस, ठीक है, आर देयर रीजंस। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। इन अगस्त नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 years, तो 4 years, तो आप पढ़ो विल बी होगा या विल हैव बीन होगा, क्या होगा भाई, विल हैव बीन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विल हैव बीन। डी में गलती हो जाएगी, ठीक है, कि विल के बगल में आपको आंसर कौन सा देना चाहिए था, हैव, ठीक है, टाइम एंड टेंस में हमने पढ़ रखा है। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। चलो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। द रिजॉर्ट मैनेजर प्लान टू वेलकम द गेस्ट विद ओपन आर्म्स व्हेन दे अराइव। विद ओपन आर्म्स क्या होता है कि तहे दिल से स्वागत करना, है ना, ये सेंस होता है। कॉर्डियल मैनर पहला ही सही है, सिक्रेटिव नहीं होगा, ये नहीं होगा, विदाउट डिले नहीं होगा, है ना। चलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर। क्या एरर है, द स्विमर जम्प्ड ऑन द पूल विद द वेसल। क्या यार ऑन सही है यहां पर, नहीं होगा ना, इनटू द। तो आप पढ़ो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ए। देखते ही पता चल गया है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आंसर बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। क्या बनेगा, पढ़ो, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यार कितना आसान क्वेश्चन था, आप देखो, मतलब अभी तक जो हमने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं, मेरे को लगता है स्टेनोग्राफर में अगर किसी बच्चों के कम हो रहे हैं, इसका मतलब उनको ढंग से पढ़ने की जरूरत है, मेरे जैसे टीचर से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन कराए थे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। और देखना मैं आगे की भी जो क्वेश्चन कराऊंगा, अगर जो टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहा होगा उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, ठीक है। चलिए आज हमने अपना स्टेनोग्राफर का एक पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट की क्लास में आपको मैं आगे के 25 क्वेश्चंस में इसके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।